आज हम चर्चा करेंगे। पहले कवि हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इन्होंने गागर में सागर भरने की कला बिहारी में आती है और इनकी एकमात्र कृति है बिहारी सतसई, जिसमें कि 700 दोहे हैं। उसके बाद अनंत चेखव आते हैं। इनका जन्म 17 फरवरी 1890 को तैगानर राग रूस में हुआ था। ये रूसी हैं। अनंत चेखव जो लेखक हैं ये रूसी लेखक हैं। इन्होंने हिंदी के नाट्य का रूपांतरण किया है अपने रचनाओं में। इनका जो मृत्यु हुआ 15 जुलाई 1904 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम अगले जो लेखक हैं वो जापानी लेखक है साइजी माकिनो। साइजी माकिनो का जन्म 11 फरवरी 1924 को हुआ था। ये मूल रूप से डॉक्टर थे, लेकिन इनकी पेशा मूल रूप से डॉक्टरी थी। लेकिन ये क्या करते थे, ये कट जा रहा है यार, आज तो बड़ा दिक्कत कर रहा है और नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है। उसके बाद साइजो माकिनो का जन्म 11 फरवरी 1924 को हुआ था। ये 2 भाषा के जानकार थे। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जन्म 1532 बादा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी रचना है कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके जो गुरु थे नरसिंह दास थे। उसके बाद रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जन्म अंगोना नामक गांव में हुआ था, जो कि बस्ती जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी के विभागाध्यक्ष भी बने। रामचंद्र शुक्ल का ये चित्रकार भी बने, जो कि मिर्जापुर से भी इनका संबंध है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए अपूरणीय कार्य किया है, जिसका कि हम कभी भी योगदान भूल नहीं सकते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास। इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद इन्होंने विचारात्मक और भावात्मक निबंध भी लिखे। उसके बाद बात करते हैं अगले राइटर हैं गिरजा कुमार माथुर। अगले लेखक गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1919 अशोकनगर में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं मंजीर, नासो निर्माण, धूप के दान, शीला के पंख के चमकीले आदि इनके प्रसिद्ध काव्य की रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में देश, प्रकृति प्रेम इत्यादि बहुत ज़्यादा ही समाहित होता है। 1994 में गिरजा कुमार माथुर का निधन हुआ। उसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ये हिंदी के प्रगतिशील कथाकार थे। प्रगतिशील इनकी रचनाओं में झलक रहा था। इन्होंने क्या लिखा, उत्तराधिकारी, देशद्रोह, दादा, कामरेड, दिव्या, झूठा सच, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन इनकी प्रमुख रचना है यशपाल की। अज्ञेय। अगले राइटर आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में हुआ था। ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की पीढ़ी के संधिकार कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं बावरा अहेरी, आंगन के पारदार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। शेखर एक जीवनी में अज्ञेय जी का स्वयं का जीवन है। शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय जी के स्वयं के जीवन के ऊपर लिखी गई है। इसमें जो शेखर नामक व्यक्ति है वो स्वयं अज्ञेय जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में घट रही घटनाओं को शेखर के माध्यम से प्रकट किया है। उसके बाद आते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर कविता, कला, संगीत इनको आप जानते ही हैं। इनका जन्म 1869 पश्चिम बंगाल में हुआ। ये एक जमींदार परिवार से उत्पन्न हुए थे। इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर इनको पुरस्कार भी अनेक मिले। उसके बाद हम बात करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी थी। इनकी जो
जन्म हुई 1907 में हुई और मृत्यु 1987 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं इनको आधुनिक युग के मीरा भी कहते हैं। उसके बाद 1987 में प्रयाग में इनका निधन हुआ। इनकी रचनाएं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार इनकी गद्य रचनाएं हैं। मेरा परिवार में इन्होंने अपने आसपास हो रही घटनाओं को, आसपास रह रहे लोगों के बारे में लिखा। अमृतलाल बेंगड़, अमृतलाल बेंगड़ का जब भी नाम आता है तो नर्मदा नदी के प्रति इनका विशेष लगाव था। नर्मदा नदी से इनका विशेष लगाव था। इन्होंने नर्मदा नदी के उद्धार के लिए भी बहुत कार्य किए हैं। उसके बाद हम बातें हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे ये। महावीर इनका जो संबंध था फिल्मी दुनिया से भी था। ये फिल्मों की पटकथा भी लिखते थे और हिंदी साहित्य में भी अपना योगदान करते रहे हैं। इन्होंने धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। इनकी जो रचनाएं अंधुआ युग, तनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनकी काव्य संग्रह है। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे इनके उपन्यास भी आए। इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। उसके बाद आती है गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, इनकी कहानियाँ भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदालाल वर्मा की। इनका जन्म 9 जनवरी 1889 को मऊरानी की झांसी में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसको देखते हैं। गढ़कुंडार, लगन, संगम, विराटा की पद्मिनी, मुशाहिब जू, झांसी की रानी, मृगनयनी ये उपन्यास हैं। धीरे धीरे, राखी की लाज, जहांदर शाह, मंगलसूत्र ये नाटक है। शरणागत, कलाकार का दंड कहानी संग्रह है। बिंदालाल वर्मा को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न पुरस्कार भी मिले। ये साहित्यकार संसद भी थे। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग में भी इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं समाज में घट रही घटनाओं के ऊपर। जिस कवि ने सबसे ज़्यादा लिखा उनका नाम था हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने इन्होंने जन्म में जो भी समाज में चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर व्यंग किया है। उनकी व्यंग करने के लिए कौन किसने रचनाएं हैं देखिए। पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि जो रचनाएं हैं ये हरिशंकर परसाई की है, जो कि समाज के ऊपर हो रही घटनाओं को इंगित करती हैं। उसके बाद हम आते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। इनका जन्म 1889 में हुआ था। ये हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक निधि और भूदान आंदोलनों से जुड़े हुए थे। इन्होंने 45 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, काव्य, वीर हरदौर, छद्मयोगिनी, मेरा जीवन प्रवाह, विश्व धर्म, उद्यान आदि प्रमुख पुस्तकें रही हैं। वियोगी हरि का मृत्यु 9 मई 1988 को हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने हिंदी काव्य को खड़ी बोली से शुरुआत की। इनसे पहले माना जाता था कि हरिऔध जी से पहले माना जाता था कि खड़ी बोली में काव्य की रचना नहीं हो सकती है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को झुठलाया और इन्होंने खड़ी बोली में काव्य की रचना की। इनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निजामाबाद स्थान पर हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं इसको देखते हैं। कृष्ण शतक, पवित्र पर्व, रस कलश, रसिक रहस्य, प्रिया प्रवास, बोलचाल आदि इनका मौलिक काव्य है। अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ इनका उपन्यास है। रुक्मणी प्रणय नाटक इनके हरिऔध जी का है। हरिऔध जी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने यह सिद्ध किया कि खड़ी बोली में भी हम काव्य लिख सकते हैं। इनके पहले क्या था, ब्रज भाषा में ही कविताएं हुआ करती थी। उसके बाद हम बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिंदी साहित्यकार में बालकृष्ण शर्मा नवीन का भी योगदान है। इनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1897 को हुआ था। इनका महावीर बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध देश को आज़ादी दिलाने में भी था। इनकी जो रचनाएं हैं कुमकुम, हम विश्व पाई जन्म के, विनोबा स्तवन आदि इनके कविता संग्रह हैं। खंड काव्य है इनका प्राणार्पण और महाकाव्य है उर्मिला। उर्मिला जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद आते हैं महावीर द्विवेदी। महावीर द्विवेदी
1864 ईस्वी उत्तर प्रदेश दौलतपुर रायबरेली में जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई 21 दिसंबर 1938 ईस्वी को हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान है, जिनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। उसके बाद आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था 1888 ईस्वी में। ये दर्शन शास्त्र, राजनीतिक, सामाजिक, समीक्षात्मक निबंधों पर भी अपनी रचनाओं को देते रहते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं बाबू गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय भी समाज में घट रही घटनाओं को पुस्तकों के माध्यम से प्रकट किया है, अपनी रचनाओं में लेखनीबद्ध किया है। इनकी जो रचनाएं हैं नाट्य रस विमर्श, नवरस, साहित्य समीक्षा बाबू गुलाब राय की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं और भी हैं ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद मेरी निबंध, मेरी असफलताएं और निबंध माला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य जो डीएलएड के पाठ्यक्रम है, इसमें हिंदी साहित्य में कवियों का परिचय क्यों दिया गया, कवि के परिचय से छात्रों को क्या ज्ञान होगा। तो इससे अभूतपूर्व योगदान हुआ। बाल्यकाल में घट रही घटनाओं का भी बच्चे अध्ययन कर पाएंगे, जन्म स्थान से उनके बारे में जानकारी मिल पाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं पद्य। पद्य क्यों पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्य क्यों पढ़ाना चाहिए इसी के बारे में लिखा हुआ है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होती है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि, जो हमारे अलावा और भी लोग हैं, हमारे जो आसपास की और भी घटनाएं हैं, उससे क्या हमारा रागात्मक संबंध होता है। दूसरे जो राइटर है उन्होंने क्या कहा कविता के बारे में, करुणापति त्रिपाठी ने कहा छंदोबद्ध रचना का नाम पद्य है। मात्रा और अक्षर इन दोनों के योग से जब पद्य संगीत में स्वर ताल से बांध दिया जाता है तब उसे पद्य कहते हैं। उसी प्रकार श्याम सुंदर दास ने क्या कहा, कलात्मक रीत से सजी हुई भाषा जिसमें भाव की अभिव्यंजना हो कविता कह जाती है। विश्वनाथ ने क्या कहा, संस्कृत के आचार्य रसात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं, रसात्मकम वाक्यम कविता। इसके बाद हम देखते हैं कविता की विशेषताएं क्या होती है। अनुभव की प्रबलता होती है। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा अगान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो क्या होता है अनुभव की प्रबलता। आज हमारे पास क्या है, हम अनुभव शून्य होते जा रहे हैं, हम संवेदना शून्य होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम काव्य पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर संवेदना बनी रहती है। हम संवेदनशील होते हैं, न कि असंवेदनशील, जैसा कि आजकल समाज में हो रहा है। रस अनुभूति की प्रबलता होती है। काव्य और रस दोनों ही एक दूसरे के आश्रित होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रस की अनुभव की प्रबलता होती है। जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस आदि रसों का हमें पान करते रहते हैं, और इससे हम समाज में, परिवार में, गांव में, देश में अपने संबंध को जानते रहते हैं। उसके बाद अगर काव्य को और क्या कहा जाता है, क्यों पढ़ाना चाहिए, तो जगन्नाथ ने कहा है, आचार्य जगन्नाथ संस्कृत के आचार्य, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। वह शब्द काव्य है जो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करिए, जो रमणीय अर्थ को देता रहता है। उसके बाद कविता का उद्देश्य और क्या होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सबका सत्य हो, सब शिव हो, सब कल्याणकारी हो। ये क्या होता है कविता का, ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम कविता के द्वारा सत्य, शिव और सुंदर की परिकल्पना कर सके। कविता शिक्षण का महत्व क्या है, छात्र के विकास के अनुकूल होना चाहिए। भाषा, छंद, लय की जानकारी छात्रों को हो सकती है। छोटे आयु के स्तर के बालकों में संवेगों की जानकारी हम विकास कर सकते हैं। अब गद्य शिक्षण और काव्य शिक्षण में अंतर क्या है। कविता को पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान, शब्द, छंद, रस, अलंकार का ज्ञान होना जरूरी है। गद्य शिक्षण में छंद की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। कविता में राग की आवश्यकता पड़ती है, वह राग मानव की वृत्तियों को संशोधन करती रहती है। कविता शिक्षण के उद्देश्य के लिए क्या होता है, सहानुभूत क्षेत्र के विस्तार तथा उदात्त भावों के उत्पादन और संवर्धन द्वारा उन्हें संतुलित एवं लोक कल्याणकारी चरित्र के निर्माण की प्रेरणा देना चाहिए। कविता का गान छवि देश होता है, उसका सौंदर्य होता है, लेकिन हमें
पद्य में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कविता शिक्षण का उद्देश्य क्यों करना चाहिए, कविता शिक्षण क्यों कराया जाता है कक्षाओं में। तो लय ताल की और भाव की जानकारी मिल जाती है, उसमें बच्चे रुचि से उसको पढ़ते हैं, बच्चों में संवेदनाओं का विकास होता है, जैसे मैंने पहले ही चर्चा किया, जीव दया मानव प्रेम के विकास होता है। उसके बाद अलौकिक आनंद की अनुभूति छात्र करते हैं, उसके भाव अनुभूति कल्पनाओं का भी प्रयोग करते हैं, भाव भंगिमाओं में उतार चढ़ाव भी हम देखते हैं। उसके बाद काव्य के स्वरूप, काव्य के स्वरूप कितने होते हैं, भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विचार सौंदर्य और भाषा सौंदर्य, ये काव्य के क्या हैं, स्वरूप हैं। हृदय की भावनाएं जब इतनी बेगवती हो जाती हैं कि हृदय में समा नहीं पाती हैं तो क्या होती हैं, फूट पड़ती हैं, यही क्या हमारी भाव सौंदर्य है। उसके बाद भाषा सौंदर्य क्या है, भाषा सौंदर्य है यहाँ पर कि हम कविता को कविता की तरह पढ़ें। कल्पना सौंदर्य क्या है, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है वहाँ हमारे क्या, वहाँ पर कवि भी पहुँच पाते हैं। विचार सौंदर्य, विचार सौंदर्य में हम क्या क्या देखते हैं, भाव तत्व देखते हैं, कल्पना तत्व देखते हैं, विचार तत्व देखते हैं। अब यहाँ पर काव्य का यह स्वरूप कविता पाठों के रूप को निश्चित करता है, रस पाठ, बोध पाठ और सस्वर पाठ। कविता शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, उद्देश्य एवं कथन करते हैं, उसमें हम अध्यापक के द्वारा सस्वर वाचन होना चाहिए, अनुकरण वाचन होना चाहिए, केंद्रीय भाव के प्रश्न भी होने चाहिए और स्पष्टीकरण भी होना चाहिए और अर्थग्रहण और सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न भी होने चाहिए, जिससे कि हम कविता का अध्ययन करते हैं। प्रश्न उत्तर होना चाहिए, उसमें कविता में अंतर कथा भी होनी चाहिए, भाव शामिल भी होने चाहिए, स्पष्टीकरण और सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए, अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करना चाहिए। उसके बाद अनुकरण वाचन बच्चों से करवाना चाहिए। अध्यापक द्वारा रस की अनुभूति और कविता का पाठ भी होना चाहिए। रस की अनुभूति और कविता के पाठ में क्या किया जाएगा, यहाँ पर भाव विश्लेषण होगा, भावों का विश्लेषण कविता में कैसा हुआ है यह भी देखा जाएगा। उसके बाद रसानुभूति होगी, रस की अनुभूति होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, निबंध। अब हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य में निबंध। निबंध शब्द का अर्थ है संगठन अथवा तारतम्य। जिस रचना में विचारों की संगठित तारतम्य युक्ति प्रस्तुत होगी वह निबंध कही जाएगी। निबंध में निबंध के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। निबंध के लिए हिंदी में क्या कहा गया है, इसकी परिभाषा क्या है। निबंध वह व्याख्या है जिसमें कुछ मतों का संग्रह होता है। जॉनसन पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने कहा निबंध एक असंगठित, अपूर्ण और अव्यवस्थित मन का विचार है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, निबंध मन की व्यवस्थित बातचीत है। शुक्ल जी ने कहा कि निबंध जो होती है वह मन की व्यवस्थित बातचीत होती है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा निबंध के लिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। उसके बाद निबंध के विषय क्या होते हैं, प्रेम, श्रद्धा, ईर्ष्या आदि निबंध के विषय होते हैं। निबंध की विशेषताएं क्या हैं, बाबू गुलाब ने कहा है यह छोटी रचना होती है, इसमें लेखक का व्यक्तित्व झलकता है, इसका स्वच्छंद रहता है। और निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार कितने प्रकार होते हैं निबंध, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। वर्णनात्मक निबंध में क्या करते हैं, हम किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति का वर्णन करते हैं। विवरणात्मक क्या करते हैं, उस घटना का हम विवरण देते हैं कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें थी या उस परिवार में कौन कौन सी चीज़ें थी। विचारात्मक अपने विचारों को हम रखते हैं, भावात्मक अपने भावों को रखते हैं। निबंध का विकास क्या हुआ, निबंध के विकास को हम 3 चरणों में देख सकते हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग। भारतेंद्र युग में भी निबंध का विकास हुआ। उसमें भारतेंद्र युग के कवि कौन थे जो निबंध लिख रहे थे, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग में भाषा संस्कार के दृष्टि से जो कार्य हुआ वह हिंदी साहित्य के सदैव अपूरणीय योगदान करता रहेगा। द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि थे, चंद्र शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, गोपाल राम हमारी आदि। उसके बाद शुक्ल युग में कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, विचारात्मक, भावात्मक एवं विश्लेषणात्मक निबंध लिखकर अपने युग के लेखकों का मार्ग प्रशस्त किया है। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह चिंतामणि संग्रह से उनके निबंधों का संग्रह लिया गया है। उसके बाद हम जो प्रमुख निबंधकार हैं उनको भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त बाबू गुलाब राय, माखन लाल चतुर्वेदी, नंद राय वाजपेयी, शांत प्रिय द्विवेदी,
महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, जैनेन्द्र, नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, इलाचंद्र जोशी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, अज्ञे और बच्चन। उसके बाद आते हैं निबंध शिक्षण की प्रणाली क्या है। देखो और रचो प्रणाली, देखना और रचना। बच्चे से आप कह सकते हैं कि आप इसको देखिए और फिर इस पर आप निबंध लिखिए, अपने विचार लिखिए, 4-5 लाइन के विचार अपने ऊपर लिखिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली से भी हम निबंध की रचनाओं का विकास कर सकते हैं। छोटे बच्चों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तर विषय में हम निबंध के लिखने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं छोटे बच्चों में। उसके बाद सूत्र प्रणाली का प्रयोग करते हैं। हम श्यामपट्ट में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप अपने मन से, अपने विचार से कुछ चीज़ें इस पर लिखिए। उसके बाद क्या कहते हैं मंत्रणा प्रणाली। मंत्र क्या होता है, मंत्रणा प्रणाली के हम विचार अपने देते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ये उच्च कक्षाओं में प्रयोग होता है। उसके बाद प्रवचन प्रणाली, प्रवचन मतलब अध्यापक बोलता है और बच्चे लिखते हैं। अनुकरण प्रणाली, आप बच्चों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं और उसके द्वारा अनुकरण के लिए भी कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उद्बोधन प्रणाली। अध्यापक विद्यार्थियों को तथ्यों के आधार पर नवीन विषयों को पढ़ने की कह सकता है। समवाय प्रणाली, समवाय प्रणाली क्या है, समवाय प्रणाली में गद्य पद्य नाटक कविता व्याकरण आदि समय देते समय छात्रों से कुछ चीज़ें पूछा जाता है। उसके बाद अध्ययन प्रणाली है और चित्र प्रणाली। और निबंध शिक्षण का कैसे विकास करें, लर्निंग आउटकम हम कैसे प्राप्त करें, प्राथमिक कक्षाओं में निबंध क्यों लिखवाएं, लर्निंग आउटकम इससे क्या विकास होगा, लर्निंग आउटकम में इससे क्या होगा, निबंध से बच्चे में तार्किक क्षमता का विकास होगा, उसे स्वयं रचनाओं का करने का विकास होगा, वो अपने भावों को लेखनी से अपनी किताबों में लिख सकता है। ये विकास कहाँ से होगा, इससे लर्निंग आउटकम का विकास होगा कि बच्चा सोचने समझने की शक्ति आएगी और अपने विचारों को वो प्रकट कर सकता है। फिर निबंध का शिक्षण कैसे करें, विषय का चुनाव करें। अध्यापक निबंध का शिक्षण कैसे करे, सबसे पहले इसमें क्या है, शिक्षक का चुनाव करें। पहले विषय कौन सा है उस पर आप निबंध लिखवाइए, फिर शीर्षक का प्रस्तुतिकरण करवाइए, फिर भाव सामग्री करवाइए, फिर निबंध का गठन करवाइए, फिर निबंध शैली में सुधार करवाइए, फिर संशोधन कार्य, फिर निबंध की रूपरेखा। निबंध की रूपरेखा में आप ऐसे कर सकते हैं, पहले प्रस्तावना दीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पर आगे का वर्णन करिए। अब प्रस्तावना में आप जैसे कुछ उठा सकते हैं, गणतंत्र दिवस की अगर निबंध लिख रहा है तो बच्चा क्या करेगा, भूमिका करेगा, ऐतिहासिक महत्व करेगा, बनाने का तरीका करेगा, तो विशेषक। और उसके बाद निबंध जो रचना है, निबंध की जो विधा है, इससे हिंदी साहित्य और बच्चों की दक्षता का क्या विकास होगा, बच्चे में निबंध की रचनाओं का, निबंधों का विकास करने से उसमें कह सकते हैं कि सोचने समझने और शक्ति का विकास होगा। इस प्रकार से हम आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 3 का पार्ट 2 अध्ययन किए। धन्यवाद।